हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं आज कि चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी जो हमारा चार्ज है वो क्या होता है और चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से ही लिया गया है, यानी इसका मतलब हो गया चार्ज, यानी चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जहां भी चार्ज आएगा वहां चार्ज हमारा रेस्ट में होगा, यानी रुका हुआ। वही चीज में बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है इसको पहले समझेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला हमारा जो आता है इसमें टॉपिक है वो कहता है कि व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, किस बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। तो न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब हुआ कि उस पर टोटल जो चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। यानी टोटल चार्ज तभी जीरो होगा, जैसे ये हमारा कोई बॉडी है और अगर इसमें हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और जितना पॉजिटिव चार्ज लिए हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाए, तब इस जो सिस्टम है, ये बॉडी है, इस बॉडी का टोटल चार्ज जो हमारा हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यानी किसी बॉडी का टोटल चार्ज जीरो हो गया मतलब वो बॉडी हमारा न्यूट्रल बॉडी हो गया। और ये कब होगा, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होगा, तब हमारा वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। वही चीज में लिखा है कि न्यूट्रल बॉडी इज दैट बॉडी ऑन विच टोटल चार्ज इज जीरो। अगर इसका टोटल चार्ज जीरो हो जाए तो वो बॉडी हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल बॉडी होगा। चलिए, इसको आप समझ गए। अब आगे हम लोग समझते हैं। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो इसमें हम लोग अब दो बात समझेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है। कंडक्टर में जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों होगा। बॉडी में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों। इंसुलेटर है, इसमें भी आप पॉजिटिव ले लीजिए और नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। अब आपको समझना है कि हम किसको कंडक्टर कहेंगे, कंडक्टर में होता क्या है। तो समझिए, कंडक्टर में कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मोबाइल कंडक्टर। समझिए, कंडक्टर में कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अपने जिगजैग पाथ पे घूमते रहता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसमें कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री। यानी इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो अपने ही ऑर्बिट में वो क्या करते रहता है, घूमते रहता है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में नहीं, वो इधर उधर घूमते रहता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है।
और इंसुलेटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री। फ्री इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इधर उधर भागते रहता है, इसलिए इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह दिए, यानी मूवेबल इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर जाता है। अब आगे इसमें कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव इन ए कंडक्टर। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री है, और फ्री होने के कारण ही हमारा ये कंडक्टर में क्या करते रहता है, घूमते रहता है, मूव करते रहता है। लेकिन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। वही बात बताए हैं कि इसमें जो हमारा इंसुलेटर में होगा वो इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के चारों ओर ही घूमते रहेगा, लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसी के भी आसपास जाकर के वो घूम सकता है। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो आप दो बात याद रखेंगे, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव इन, फ्री टू मूव इन कंडक्टर, यानी कंडक्टर में किधर भी घूमने के लिए वो फ्री। लेकिन इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इसी के ऑर्बिट के चारों ओर ही सिर्फ घूम सकता है और कहीं नहीं घूम सकता है। इसलिए हमारा हो गया कंडक्टर और वो हो गया इंसुलेटर। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हैं, कैसे किसी बॉडी को चार्ज करेंगे उस चीज को समझिए। कहता है हाउ कैन वी गिव चार्ज टू एनी बॉडी। किसी बॉडी को हमको चार्ज करना है, क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। और अभी आपको बताया कि जब न्यूट्रल बॉडी होगा, उस न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 4, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी 4 है, इसलिए बॉडी हमारा न्यूट्रल है। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें, रिमूव कर देते हैं, तो इसमें जो बच जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। मतलब ये बॉडी हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, अब जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे मतलब इसमें एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब जो ये हमारा है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। जबकि इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तब ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या समझे, इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि किसी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वही इसमें लिखा है कि हाउ कैन वी गिव चार्ज टू एनी बॉडी। किसी बॉडी पे चार्ज आप कैसे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तब वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी बॉडी में ऐड करते हैं तब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस चीज को समझना था यहाँ पर। इसी बात में यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा हुआ था कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने से उस पर चार्ज आ जाएगा। जैसे चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम के न्यूट्रलिटी को, जो एटम न्यूट्रल है यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम है, उसको अगर हम डिस्टर्ब कर दे, उसके न्यूट्रलाइजेशन को डिस्टर्ब कर दे। और वो डिस्टर्ब कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम एग्जांपल में ले ले सोडियम, सोडियम एटम हमारे पास है। सोडियम के पास जो है वो 11 पहले से ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन भी होगा। अब हम इसमें से क्या करना चाह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसके पास अब 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा
और प्रोटॉन तो हमारे पास कितना बच रहा है 11। इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज 11 है और नेगेटिव चार्ज कितना है 10 है। इसमें हमारा यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का रीजन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चीज यहाँ पे समझना था कि किसी बॉडी को कैसे आप चार्ज कर सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने से उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। अगर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज को लॉस कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये चीज हमारे पास है। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और अभी आपको बताए हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जैसे पीछे हम लोग देखे सोडियम के केस में, कि सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और अगर हम किसी एटम के द्वारा किसी भी बॉडी को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उस पर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज दो टाइप्स का हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। अब हम लोग चार्ज के यूनिट के बारे में समझते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट। यूनिट डायमेंशन ये सब पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो चार्ज का यूनिट समझते हैं। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला AT होगा। आप जानते हैं I बराबर Q/T, इसलिए Q बराबर हो जाएगा I × T। और ये हमारा करंट है तो करंट का डायमेंशन A हो गया और टाइम का T हो गया। इसको आप इस तरीके से लिख देंगे AT। चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा चार्ज का हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम। तो ऐसा यूनिट कूलम हो गया। चार्ज का यूनिट यहाँ से भी निकाला जा सकता है, लेकिन चार्ज का ऐसा यूनिट समझना है, इसलिए ऐसा यूनिट हमारा कूलम हो। चार्ज का बाबू CGS यूनिट होता है फ्रैंकलिन। तो CGS यूनिट ध्यान रखना है, चार्ज का फ्रैंकलिन होता है। एक चार्ज का ESU यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट चार्ज का होता है स्टेट कूलम। इसको ध्यान में रखेंगे। चार्ज का ESC यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट जो है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए तो वो हमारा है फ्रैंकलिन। और अगर लार्जेस्ट यूनिट पूछा जाए चार्ज का तो ये होगा हमारा यूनिट ऑफ चार्ज। यानी बड़ा यूनिट हमारा फैराडे हो जाएगा, जिसमें 96500 कूलम लिखा हुआ है। 1 कूलम बराबर ये 3 × 10 के पावर 9 है। यहाँ पे सही कर लेना, 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। यानी 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के। तो इसको ध्यान में रखना है। तो चार्ज का हमारा यूनिट हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट देख लिया और बिगेस्ट यूनिट यानी लार्जेस्ट यूनिट उसका क्या होता है वो देख लिए। तो इसमें 3-4 बातें का ख्याल रखना है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हमारा था चार्ज का प्रॉपर्टी। यानी चार्ज के बारे में अब हम लोग जो भी उसके बेसिक बात था उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है उस पर समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि चार्ज स्केलर या वेक्टर। चार्ज क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए और ऐड करने के लिए सिंपल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं। जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए
और ऐड करने के लिए फैक्टोरियल मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं। लेकिन चार्ज अगर आपको कहे कि एक कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारा अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए Q2, एक और पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो आपको अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका से आप ऐड करेंगे, प्लस Q1 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यानी माइनस Q2 और प्लस Q3, इसको Q3 कर लें। यानी सिंपल तरीका से ही हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। और जहां सिंपल तरीका से ऐड कर देंगे वो हमारा हो जाएगा एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स। इसलिए चार्ज जो हमारा है एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का उपयोग करता है, इसलिए चार्ज जो हो गया वो स्केलर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ, इसलिए चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो पहला हो गया हमारा चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा कहता है कि चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। कहता है कि वी कैन गेन और रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी टू गिव चार्ज इट, मतलब किसी बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं, गेन करते हैं या लॉस करवाते हैं, तब भी हमको चार्ज मिलेगा। इसलिए चार्ज को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफरेबल है चार्ज हमारा। जैसे पेन है, इसको अगर हम बाल में रगड़ते हैं, पेपर आप लोग सटाए हैं, उससे क्या करता है, कुछ कुछ पेपर को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेन से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या तो लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा। अगर लॉस हुआ होगा तो इस पे क्या चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये गेन किया होगा पेन तो इस पे क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज। और जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो हमारा जो पेपर है उस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पेपर को ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे हमारा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज जब भी हमको देना होगा किसी भी बॉडी पे तो उसके लिए उस बॉडी का मास होगा, तभी हम उस पर चार्ज दे पाएंगे। ऐसा संभव कभी नहीं होगा कि किसी बॉडी का मास 0 हो जाए और उस पर चार्ज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज नो चार्ज विच डू नॉट हैव मास। अगर मास नहीं रहेगा तो चार्ज भी नहीं रहेगा। उसी बात को हम नीचे एक और लाइन में लिखे हैं, देयर इज ए नो चार्ज नहीं, ये पार्टिकल्स कैन हैव मास विदाउट हैविंग द चार्ज, यानी बिना चार्ज के किसी पार्टिकल का मास हो सकता है, बट ए पार्टिकल कैन नॉट हैव चार्ज विदाउट हैविंग द मास, यानी बिना मास के किसी पार्टिकल्स पे चार्ज नहीं हो सकता है, जबकि मास हो सकता है और चार्ज नहीं हो सकता। और इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं न्यूट्रॉन को, यानी ये पार्टिकल कैन हैव मास विदाउट हैविंग द चार्ज, यानी इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन उस पर चार्ज नहीं होता है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज को रखना होगा तो उसके लिए मास का होना क्या है, जरूरी है। आगे हमारा प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज समझिए पहले, क्वांटाइज कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि चार्ज अगर हम जब भी किसी को देंगे प्लस माइनस एन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे आप समझिए कि आपको कोई चीज खरीदना हो, जैसे पेन खरीदना हो, मान लेते हैं दुकान से, तो पेन हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। अगर हम आधा पेन मांगते हैं तो आधा पेन नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम जब भी किसी बॉडी से ट्रांसफर करेंगे तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा, और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो ऐसा संभव नहीं। तो यही हमारा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहता है कि we know a body is charged by transfer of electron, we can give or remove only integral multiple of electron। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे
तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे किसी बॉडी एक ले लेते हैं, इस बॉडी पे चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम, ये हमारा चार्ज होता है। जैसे ही बॉडी, अब इस बॉडी पे हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इस पे जो मिनिमम चार्ज हमारा पहले से है, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, -1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम। अब इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना है तो 5 के लिए कितना होगा, मतलब इसमें 5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और यही 5 हमारा n का काम कर रहा है। यहाँ जो q बराबर n ही लिखा हुआ है, वो n हमारा वही नंबर है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जो q हमारा है वो क्या है, चार्ज है, और n जो हमारा हो गया है, क्या हो गया, नंबर ऑफ, e तो हमारा हो गया क्या इसमें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। अब यहाँ हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले। तो इससे हम निकाल सकते हैं n बराबर q बाई ई करके निकाल सकते हैं। अब आपसे कहे कि एक कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एक कूलम चार्ज तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे अगले क्लास में। अब हम लोग आगे समझते हैं, और अगला प्रॉपर्टी हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे कि जब लाइक चार्ज जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये चीज जानते ही हैं आपकी, पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागे, यानी रिपल्सन होगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तब भी ये लाइक ही चार्ज, रिपल्सन होगा। लेकिन इसके बीच अगर हम देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। वही चीज लिखा है, ऑन लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज जो है वो रिपेल ईच अदर। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज इज कंजर्व। कहता है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है। इसका मतलब हुआ कि चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी बात को आगे लिखा गया हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें होता क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। जो सिस्टम का टोटल चार्ज उसमें भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसमें हम लोग चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और न ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे समझते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या होता है, समझिए। एक हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें जो हमारा ये इक्वेशन है, नीचे आपको दिख रहा होगा, m = m रेस्ट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी एस। इसमें क्या होता है, कहता है व्हेन अ बॉडी मूव विथ अ स्पीड इन ऑर्डर ऑफ, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ अ स्पीड इन ऑर्डर ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट्स। अगर हम किसी बॉडी को स्पीड के लाइट से मूव करवाते हैं, अगर स्पीड के लाइट से मूव करवाते हैं तो कुछ उसमें जो हमारे पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू हाई स्पीड, यानी स्पीड हाई होने से। जैसे मान लेते हैं अगर एक पेन हमारे पास है, इस पेन को ही हम लाइट के स्पीड से फेंके हैं, लाइट के स्पीड से फेंकते हैं, तो इसका जो हमारा पैरामीटर्स है वो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो सकता है, टाइम चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकता है और एरिया चेंज हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है
लेकिन कुछ ऐसा है जो कि चेंज नहीं होगा, बट सर्टेन क्वांटिटी एंड इक्वेशन रिमेन सेम, दोज आर कॉल्ड इनवेरिएंट। मतलब जो चेंज नहीं होता है उसी को इनवेरिएंट कहते हैं। और उसी का एक एग्जांपल है चार्ज, कि अगर हम 2 कूलम चार्ज को रेस्ट में रखें, अब हम इसको लाइट के स्पीड से अगर भेजते हैं तो लाइट के स्पीड से भेजने पर भी ये 2 कूलम ही चार्ज रहेगा, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है चार्ज इज इनवेरिएंट। समझ गए बात को? तो अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर चार्ज रेस्ट में रहता है, चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज रेस्ट में रहने का मतलब हो गया बाबू कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर एक ही जगह पे है वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ना हमको मैग्नेटिक फील्ड देगा और ना ही मैग्नेटिक वेव देगा। लेकिन चार्ज को अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते हैं, जैसे ही चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब हमको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलने वाला है और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। तो अब रेस्ट चार्ज रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन चार्ज अगर हमारा एक्सेलरेटेड हो जाए तब जो है वो प्रोड्यूस करेगा हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा। इसलिए चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब उसमें तीनों हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा और हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी देगा। लेकिन रेस्ट चार्ज होगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देगा, और एक्सेलरेट करेगा तब हमारा इसमें तीनों देगा। तो ये कुछ हमारा चार्ज का प्रॉपर्टीज था और उस चार्ज के बारे में जो भी बातें हैं वो बताया गया। अब यहाँ पे एक जगह पे लिखा गया है चार्ज का प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम में अगर आता है कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है तो आप 1 मिनट में लिख सकते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी। थोड़ा सा सुन लीजिए, वही सब पॉइंट एक जगह पे कर दिया गया है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ए ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी लिख सकते हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। ऐसा यूनिट इसका कूलम होता है। डायमेंशनल फार्मूला इसका 80 होता है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आता है एग्जाम में चार्ज लिखने के लिए, चार्ज का प्रॉपर्टी लिखने के लिए 2 नंबर, तो आप इन सभी प्रॉपर्टी को उसमें लिख सकते हैं। चार्ज का एक प्रॉपर्टी। तो ये हमारा हो गया आज का क्लास, इतना ही पे समाप्त करते हैं। और अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हम लोग इस पे सवाल करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे सवाल करेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टी पे सवाल करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा हुआ है उसको लाया जा सकता है। बस आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपके लिए यहाँ पे कुछ मोटिवेशन के लिए लिखा गया है एक बात, कहता है कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका विराम है, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होते उनकी घोषित यह परिणाम। मतलब आप लगातार कदम को चलाते रहिए, आपके कदम चलते रहेंगे, आप मेहनत जारी रखेंगे, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम समझते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।